प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ब्रेन रूट की हिंदी व्याकरण भाग 6 और हम पाठन करेंगे पाठ नंबर 19 विराम चिन्ह का, जिसको हम पंचुएशन भी बोलते हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पहले आप इसको पढ़ो और समझो। अरे यहाँ पेड़ पौधे क्यों सूख गए, क्या पानी नहीं आता? बच्चों, उपर्युक्त बातचीत में पहला व्यक्ति उत्तर दे रहा है नहीं आता है, जिसका अर्थ है पानी आता है। और दूसरा व्यक्ति, पहले व्यक्ति ने बोला नहीं और इसके बाद कॉमा लगाया, तो नहीं आता है अर्थात यहाँ पर पानी आता है। और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है नहीं आता है, जिसका अर्थ है यहाँ पर पानी नहीं आता। तो बोलते समय हमें अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी विश्राम या रुकने को विराम कहा जाता है। और लिखते समय विश्राम के बारे में संकेत के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, और भाषा में लिखित एवं मौखिक रूप से यदि विराम ना लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस प्रकार हिंदी भाषा में लिखते समय विश्राम, रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो आओ अब हम विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। पहला आता है पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं इंग्लिश में, और यह हिंदी में पूर्ण विराम होता है। पूर्ण अर्थात पूरा, और विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम रुक जाते हैं, वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे आजकल की पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है, पूर्ण विराम। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, पूर्ण विराम। अब आते हैं अल्प विराम में, इसको कॉमा भी कहते हैं। अल्प अर्थात कम या थोड़ा। बातचीत करते समय, लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे ऋषि, नवीन, श्रेया और हरि मेरे प्रिय मित्र हैं। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर हमने ये अल्प विराम लगाए जो बोलने में हमें थोड़ा सा विराम देते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पे किया जाता है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे प्रेरणा, नितिन, अनिकेत और साहिल आपस में अच्छे मित्र हैं। लाल, हरे, नीले, पीले सब तरह के रंगों से चित्र सजाओ। तो यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश जुड़ते हो, वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सूखे कागज को हाथ में दबाकर मुट्ठी में भींचकर गोला सा बना लो। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है अल्प विराम से। दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। यहाँ पर ये अल्प विराम आया है। किसी को संबोधित करने के लिए हाँ, नहीं में उत्तर देने के लिए भी इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे राघव अंकल ने कहा, यहाँ पर अर्धविराम आया। हाँ बोलो बेटा, तो हाँ के बाद भी अर्धविराम आया। कार्तिक मुझे जरा अपनी पुस्तक दिखा दो, तो कार्तिक के बाद हमने थोड़ा सा पॉज लिया, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ। अब आते हैं अर्धविराम, दैट इज सेमीकोलन। अर्धविराम का यह चिन्ह होता है। अर्ध अर्थात आधा, यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में अध्यापिका से डांट से बच पाऊंगा। मैंने उसे डांटा नहीं, प्यार से समझाया भी। अब आते हैं प्रश्न सूचक, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? प्रश्न आ गया। तुम वर्षा में क्यों भीग रहे हो? यह भी एक प्रश्न है। और उसके बाद हम आते हैं विस्मयादिबोधक अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क। विस्मयादिबोधक हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह, भारत मैच जीत गया, तो यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक का चिन्ह आया। छी छी, यहाँ विस्मयादिबोधक, कितनी गंदगी फैला रखी है, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहलाए जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं उद्धरण चिन्ह। इसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण अर्थात उदाहरण, जब लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और पहला वाला इकहरा कहलाया जाता है और दूसरे वाला दोहरा कहलाया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह, और उनको हम दिनकर भी कहते हैं, तो ये सिंगल कोटेशन मार्क्स में आया। महात्मा गांधी अर्थात बापू, तो फिर आ गया ये इकहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे, माँ ने कहा, क्या कहा माँ ने? मैं बाजार जा रही हूँ, तो ये आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह में आया। गांधी जी ने कहा, और जो गांधी जी ने कहा वो हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा। जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। अब आते हैं हम योजक चिन्ह, इसको हम हाइफन भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग दो ऐसे जैसे शब्दों जो विपरीतार्थक हों या आपस में तुलना के लिए किया जाता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तो यहाँ पर आपका योजक चिन्ह आया। पशु पक्षियों के बीच में योजक चिन्ह आया। पशु पक्षियों पर आधारित कहानी लिखिए। फिर आते हैं हम निर्देशक चिन्ह पर, जिसको हम डैश भी बोलते हैं। ये हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, और ये निर्देशन चिन्ह आ गया यहाँ पर। मेरा प्रिय कवि, अविस्मरणीय घटना। अब आए हम केशव। श्यामा, क्या तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो ये केशव ने कहा, इसलिए यहाँ पर ये निर्देशक चिन्ह आया। राम ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, तो यहाँ पर भी राम के आगे यह चिन्ह लगा। और उसके बाद आते हैं हम लाघव चिन्ह पर, जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एब्रिवेशन। और ये छोटा सा गोला होता है। कोई बड़ा शब्द है, आपको वो बड़ा शब्द नहीं लिखना और उसको छोटा करके लिखना है, तो उसको एब्रिवेशन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर को हमने डा लिखकर और आगे ये साइन ऑफ एब्रिवेशन लगाया।
प्रोफेसर के आगे प्रो लिखकर, पंडित के आगे पन लिखकर, और इसी प्रकार कृपा पृष्ठ उल्टे। तो क्र यहाँ पर आया लाघव चिन्ह, प्र के बाद लाघव चिन्ह और उ के बाद लाघव चिन्ह आया। तो आइए दोहराते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम अथवा रुकना, और भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब आते हैं अपने अभ्यास कार्य में। तो आपने देखना है कि आपने इस पाठ में क्या सीखा। इस एक्सरसाइज को आप स्वयं करेंगे और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जुड़े रहने के लिए आभार।